हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हमने स्टडी किया था कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है और फोकल लेंथ कैसे कैलकुलेट करनी है कनकेव मिरर की, और कुछ टर्म्स इससे रिलेटेड कि स्फेरिकल मिरर में जो टर्म्स हैं, प्रिंसिपल एक्सिस किसे बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, और साथ में एपर्चर्स, ये सारी चीज़ें हमने कल स्टडी की थी। तो स्टूडेंट्स बहुत ही इजी टॉपिक था। अगर आपने डिटेल में स्टडी करना है तो आप पीछे वाली वीडियोस ज़रूर देखें, तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, कल हमने टॉपिक में स्टडी किया था कि जो कनकेव जो मिरर होता है उसकी प्रिंसिपल फोकस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कनकेव मिरर की, और उसकी हमने फोकल लेंथ भी फाइंड आउट किया था। तो स्टूडेंट्स, आपने ऐसे डायग्राम बनाया था कि ये हमारे पास, अभी ये जस्ट रिवीजन के लिए है, ये हमारे पास मान लो ये कोई कनकेव मिरर है, ये कनकेव मिरर है। तो हमें पता है कि कनकेव मिरर में जो पोल होगा वो मिड पॉइंट होगा स्फेरिकल मिरर का। द मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली जो लाइन होगी इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पर हमने स्टडी किया था कि जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के कोई पैरेलल लाइट कनकेव मिरर के ऊपर फॉल करेगी, कनकेव मिरर के ऊपर फॉल करेगी, कैसी लाइट, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल में, तो जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस में एक इस पॉइंट पर आफ्टर रिफ्लेक्शन जो पैरेलल रे ऑफ लाइट है वो क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस में एक पॉइंट पर। तो उस पॉइंट का नाम क्या है स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस। तो ये हमें पता लग गया था कि आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद जैसे ही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में लाइट रेज कहाँ फॉल कर रही हैं, कनकेव मिरर के ऊपर फॉल कर रही हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद जो पैरेलल रे ऑफ लाइट थी वो कन्वर्ज हो जाएंगी, कहाँ से, कनकेव मिरर में। और कहाँ पर कन्वर्ज हो रही हैं, वो प्रिंसिपल एक्सिस में ही एक पॉइंट है जिसके ऊपर वो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रेज हैं वो कन्वर्ज हो जा रही हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कनकेव मिरर। तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं वो एक्चुअली इस फोकस पॉइंट से ही क्या हो रही हैं, वो पास हो रही हैं। तो ये जो फोकस है ये कनकेव मिरर के सामने बन रहा है, ठीक है। तो ये कनकेव मिरर हैज रियल फोकस। तो पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसी को हम फोकल लेंथ कहते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, फोकल लेंथ। तो ये कल हमने पूरा डिटेल में स्टडी किया था। और इसके बाद हमने स्टडी किया था कि कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर में आपने डायग्राम ऐसे बनाना है, और आपको पता है दिस इज योर कन्वेक्स मिरर, और ये प्रिंसिपल एक्सिस होगा, यहाँ पर पोल होगा। अब हमें पता है कि ये जो कनकेव मिरर है और ये कन्वेक्स मिरर है, लाइट रेज कहाँ से फॉल होगी और साथ में कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी लाइट रेज। अब प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल में जब लाइट रेज कन्वेक्स मिरर के ऊपर फॉल हो रही हैं, ये देखो ये पैरेलल रे ऑफ लाइट है, कहाँ पर फॉल हो रही हैं, कन्वेक्स मिरर के ऊपर। तो कन्वेक्स मिरर के ऊपर जब ये लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फॉल हो रही हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कन्वेक्स मिरर ये जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है ये यूं करके डाइवर्ज हो जा रही हैं, ऐसे करके, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर इज ए पॉइंट इन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस from which a parallel beam of light rays appear to diverge after reflection from the convex mirror। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट थी ये हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में जब आप इनको यहाँ पर मिलाओगे तो ये आपको
यहाँ पर बनेगा फोकस, दिस वन, दिस इज प्रिंसिपल फोकस। यहाँ पर वो लाइट रेज हैं वो क्या हो रही हैं, फोकस हो रही हैं, और यही फोकल लेंथ की वैल्यू होगी कन्वेक्स मिरर में। और ये बिहाइंड द मिरर, यहाँ पर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो कन्वेक्स मिरर में कैसा फोकस बना है, वर्चुअल फोकस, वर्चुअल फोकस। तो कन्वेक्स मिरर के केस में क्या हो रहा है, लाइट क्या हो रही है, वो डाइवर्ज। तो आपने बताना है कि स्प्रेड आउट हो रही है लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर। और कैसा फोकस बनेगा, एक वर्चुअल फोकस बनेगा, और जो फोकस बनेगा कन्वेक्स मिरर में वो कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। तो ये सब कुछ आपको कल वाले टॉपिक में हमने क्लियर कर दिया था। अब स्टूडेंट्स आज है आपने रिलेशन फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो स्टूडेंट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको पता है कि ये हमारे पास क्या है, कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर में जो मिड पॉइंट होगा वो पोल होगा, और पोल होगा यहाँ पर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पर हमें पता लग गया कि क्या है, प्रिंसिपल फोकस होगा। प्रिंसिपल फोकस आपने एफ बता दिया है। तो अब हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है कि पोल से लेकर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होता है उसको स्टूडेंट्स हम आर से कैलकुलेट करते हैं। दिस इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर। कल वाले टॉपिक में हमने ये स्टडी किया है कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो चाहे कनकेव मिरर हो, वो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, उसी को आप रेडियस ऑफ कर्वेचर कहोगी। तो आपने ये तो था रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और पोल यहाँ पर देख रहे हैं, पोल और प्रिंसिपल फोकस। अब ये भी हमें पता लग गया है कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। प्रिंसिपल फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही कि जहाँ पर जो लाइट रेज हैं, पैरेलल लाइट रेज, कि वो कनकेव मिरर के ऊपर फॉल कर रही हैं या तो वो कन्वेक्स मिरर के ऊपर फॉल कर रही हैं। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट रेज हैं या तो कन्वर्ज होंगी, क्लोज आ जाएंगी, और किसी एक पॉइंट पर वो क्या हो जाएंगी, फोकस हो जाएंगी। किस केस में, कनकेव मिरर के केस में। या तो अगर कन्वेक्स मिरर है तो उस केस में जो लाइट रेज हैं वो डाइवर्ज हो जाएंगी। और जब आपने बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया, डॉटेड लाइन में आपने इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, तो जो प्रिंसिपल जो फोकस है वहाँ पर ये जो लाइट रेज हैं ये क्या हो रही हैं, डाइवर्ज होने के बाद जब आपने इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में आपने यहाँ पर प्रोड्यूस किया तो वो इस पॉइंट पर क्या कर रही हैं, वो मिल रही हैं। तो ये प्रिंसिपल फोकस है किस केस के लिए, कन्वेक्स मिरर के केस में। लेकिन ये कहाँ बन रही है, ये बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। तो ये पॉइंट एफ क्या है, प्रिंसिपल फोकस पॉइंट है कन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक है, जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो डू नॉट एक्चुअली पास थ्रू द फोकस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। हमें पता है क्योंकि ये कैसा है, एक वर्चुअल फोकस बन रहा है, क्योंकि ये जो लाइट रेज हैं ये तो क्या हो जा रही है, यहाँ से डाइवर्ज हो जा रही हैं। जब आपने इसको पीछे आप इन लाइट रेज को क्या किया, आपने डॉटेड लाइन में मिलाया, तो आपको पता है एक वर्चुअल फोकस ही बनेगी। और क्योंकि इस केस में क्या होगा, जो कन्वेक्स मिरर होगा उसमें फोकस वाला जो पॉइंट होगा वो बिहाइंड द मिरर बनेगा। तो ये तो हमने बता दिया कि ये कनकेव मिरर की हम बात कर रहे हैं। तो पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। इसको हम फोकल लेंथ से रिप्रेजेंट करेंगे। पोल ये आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कनकेव मिरर है, और कनकेव मिरर में ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। और पोल और फोकस जो प्रिंसिपल फोकस है उसके बीच में जो डिस्टेंस है उसको फोकल लेंथ कहेंगे। तो यहाँ से आपको ये टू टर्म्स आपको क्लियर हो गई हैं। ठीक है, कि
प्रिंसिपल फोकस क्या है, फोकल लेंथ क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। तो ये आपको पता लग गया कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे, और पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। तो अब आपके पास यही रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर, तो यहाँ पर हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है कि जो फोकल लेंथ है और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हम इन केस ऑफ कनकेव मिरर, इन केस ऑफ कनकेव मिरर, जब हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है कनकेव मिरर के केस में, तो आपने ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि पहले आपको पता होना चाहिए कि कनकेव मिरर कैसा मिरर होता है, पोल क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तभी आप इसको क्या कर सकते हो, आपको ये समझ आएगा टॉपिक। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है, डायग्राम आप बनाएंगे। तो कनकेव मिरर के केस में हम रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में। तो हम यहाँ पर ये डायग्राम में बना रही हूँ, ये डायग्राम हम बना रहे हैं कनकेव मिरर के लिए। तो ये कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर। तो स्टूडेंट्स आपको पता ही है कि जो मिड पॉइंट होगा उसको हम पोल, ये इसको मैं प्रिंसिपल एक्सिस हम बना रहे हैं। तो ये क्या है, पोल, दिस इज योर पोल। और यहाँ पर हमें पता ही है कि जब भी कोई पैरेलल रेज ऑफ लाइट रेज आएंगी तो वो प्रिंसिपल फोकस से ही वो क्या होंगी, पास होंगी इन केस ऑफ कनकेव मिरर। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर नाम बता देंगे कि ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पर आपको पता है कि जब भी कोई पैरेलल रेज ऑफ लाइट कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट से फॉल करेगी, फॉर एग्जांपल दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट हैं जो कनकेव मिरर में ए पॉइंट पर फॉल कर रही हैं, और ए पॉइंट पर फॉल करने के बाद आपको पता है कि कहाँ से पास होगी, ये प्रिंसिपल फोकस से। तो यहाँ पर मैं इसको, दिस पॉइंट इज योर प्रिंसिपल फोकस। और आपको ये भी पता है कि पोल और फोकस के बीच में, प्रिंसिपल फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होगा इसको हम क्या नाम देंगे, फोकल लेंथ। तो ये फोकल लेंथ है। अब आपको पूरा क्लियर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखेंगे कि एक जो रे है OA, दिस इज योर रे ऑफ लाइट OA ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस बी इंसिडेंट ऑन द कनकेव मिरर एट पॉइंट ए पॉइंट पर क्या हो रही है, वो लाइट रेज क्या हो रही हैं, यहाँ पर फॉल हो रही हैं। और आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कनकेव मिरर द रे पासिस थ्रू द फोकस F ऑफ द मिरर। और यहाँ पर हमें पता है कि आपको अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हमें मालूम है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और यहाँ पर हम इसको एंगल थीटा के ही बराबर लेंगे। देखेंगे आप, क्योंकि अगर हमें पता ही है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट किसी मिरर के ऊपर फॉल करेगी तो वहाँ पर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर आपने क्या करना है, एक नॉर्मल यहाँ पर ड्रॉ करना है।
सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर आपने एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, क्योंकि नॉर्मल अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। यहाँ से लाइट क्या हो रही है, थीटा इज इक्वल टू आई। यहाँ से रे ऑफ लाइट क्या आ रही है, ए के ऊपर फॉल कर रही है, और यहाँ से वो क्या हो रही है, ए से लेकर एफ नीचे की तरफ वो क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। तो थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर ले रहे हैं हम, आर के बराबर ले रहे हैं। तो हमें पता ही है आई इज इक्वल टू एंगल आर ले लो आप, और ये मैंने किसके बराबर ले लिया है, इसको थीटा के बराबर यहाँ पर ले लिया है। और आपको ये भी पता लग गया है कि ये एंगल अगर थीटा है, यहाँ पर ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या बनेगा, थीटा बनेगा। तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि जब भी हम यहाँ पर मैं रफली इसको ऐसे बता रही हूँ आपको, ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट हैं, ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट हैं। जब कोई ट्रांसवर्सल पैरेलल रे ऑफ लाइट से पास होता है तो आपको पता ही है कि अगर ये एंगल क्या है, थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अगर ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट हैं और एक ट्रांसवर्सल इसमें से पास हो रहा है, तो जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या आएगा, थीटा आएगा। तो आपने बता देना है, यहाँ पर बता देंगे एंगल ACF, एंगल ACF इज इक्वल टू एंगल OAC। किसके बराबर ले रहे हैं आप, ये थीटा के बराबर ले रहे हैं, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स हैं, और अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब कोई पैरेलल रेज के ऊपर कोई ट्रांसवर्सल पास होती है तो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी हमारे पास क्या होगा, थीटा होगा। तो ये आपको पता लग रहा है। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डायग्राम आपने सही ढंग से देखना है कि ये जो है आपके पास AFP एंगल, AFP इज द external angle of triangle ACF and is given by अब आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि एंगल AFP ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या है, एक एक्सटर्नल एंगल आप देख रहे हैं, ये AFP। तो आपको पता ही है एंगल AFP किसके बराबर आएगा, यहाँ पर ये एक तरह से क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू आएगी वो आएगी सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कौन कौन से होंगे, एक तो आपके पास ACF होगा और एक CAF। एंगल ACF प्लस एंगल CAF। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको ये आपने इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं करना है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको ऐसे बता रही हूँ रफली, जब आप समझोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये डायग्राम। जैसे ये स्टूडेंट्स देखो, हमारे पास ये कोई ट्रायंगल है, मैं ऐसे इसको ड्रॉ कर रही हूँ। ये आपके पास ऐसे करके ये डायग्राम बन रहा है हमारे पास, ये और ये आपके पास थोड़ा सा ये ट्रायंगल यूं करके आ रही है। चलो मैं इसको ऐसे, ये डायग्राम हमारे पास, मैं इसको रफली आपको बता रही हूँ, देखेंगे यहाँ पर कैसे बन रहा है। ये आपके पास यूं करके ये ऐसे करके ये डायग्राम बन रहा है आपके पास। और
इसको हमने आगे, ये जो ट्राइंगल है यहाँ पर हम इसको क्या कर रहे हैं, आगे इसको हम बढ़ा रहे हैं। ये एंगल तो हमारे पास थीटा है और साथ में ये जो एंगल है ये भी क्या है, थीटा है। और ये एंगल हमने जो एक्सटीरियर एंगल है वो हमने फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। दिस एंगल, दिस इज योर एक्सटीरियर एंगल। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। एक्सटीरियर एंगल हमें पता है, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू होती है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो आपको इसमें कंफ्यूजन करने की कोई बात ही नहीं है। अगर हमने ये एक्सटीरियर एंगल हमने यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है तो आपको पता है कि सम ऑफ इंटीरियर, आप ये वाला एंगल नहीं लेते हैं इंटीरियर, लेकिन जो अपोजिट एंगल है उन दोनों का सम आप लेते हैं। थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 थीटा। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये 2 थीटा के बराबर आ जाएगा। अगर ये एंगल 1 है, ऐसे फॉर एग्जांपल के लिए हम बता रहे हैं ना कि ये 1 है और ये 2 है, तो इन दोनों का सम ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब इन दोनों का आप क्या करते हो, सम करते हैं, क्योंकि ये तो हमें पता ही है कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू होती है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो वही केस यहाँ पर भी हो रहा है। हमने यहाँ पर एक ट्राइंगल आप देख रहे हैं, कौन सी ट्राइंगल देख रहे हैं, इन ट्राइंगल ACF में। तो AFP एंगल, ये तो एक ट्राइंगल बन रही है, लेकिन ये वाला जो है एंगल AFP, ये जो एंगल आएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये आएगा 2 थीटा के बराबर, क्योंकि थीटा प्लस थीटा, ये भी थीटा है ना। सम ऑफ, ये वाला एंगल नहीं देखना है आपने, ये वाला नहीं देखेंगे, ये वाला एंगल, ये वाला थीटा और ये वाला थीटा। तो क्योंकि यहाँ पर तो डायग्राम ऐसे बन रहा है और ऐसे बन रहा है और ऐसे करके, तो ये वाला एंगल थीटा और ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल कितना बन गया, ये 2 थीटा एक्सटीरियर एंगल। अब आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ से ये एक्सटीरियर एंगल। उसके बाद हमने क्या करना है यहाँ पर, उसके बाद आपने करना है कि AN, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ AN। तो मैं लिख सकती हूँ ड्रॉ, इसको लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। आप डायरेक्ट यहाँ पर 2 थीटा भी लिख सकते हैं। दिस इज योर 2 थीटा। आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर 2 थीटा क्यों आया है, बस ये लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है कि एंगल AFP आपको पता लग गया है तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पर फिगर में बता सकते हैं कि ये जो एंगल है AFP, ये क्या है, आपके पास कितना आ रहा है, ये 2 थीटा। तो आपको क्लियर हो गया है। तो यहाँ से आपने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर क्या करना है, ड्रॉ AN परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है, यहाँ पर ANC देख रहे हैं, यहाँ पर ट्राइंगल ANC, यहाँ पर AN और C पॉइंट्स देखेंगे, ANC राइट एंगल ट्राइंगल फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ANC देखेंगे। यहाँ पर जब हम AN और C, यहाँ पर ये एंगल क्या है स्टूडेंट, थीटा, तो आप टेंजेंट थीटा यहाँ से निकाल लेंगे। तो टेंजेंट थीटा जब आप निकाल देंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लेंगे आप यहाँ पर। तो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या आएगा, AN अपॉन NC और टेन थीटा इज़ वेरी स्मॉल। तो हमने टेन थीटा को किससे रिप्लेस कर देना है, आपने इसको थीटा से ही रिप्लेस कर देना है। थीटा इज इक्वल टू AN अपॉन NC। उसके बाद स्टूडेंट्स अल्सो फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास है ट्राइंगल ANF।
तो हमारे पास जो राइट एंगल जो ट्राइंगल है ANF, उसकी जो वैल्यू आएगी वो आप देख रहे हैं यहाँ पर AN देखेंगे, AN और F। तो डायग्राम आप रफली बना देंगे। ये है यहाँ पर, ये A है, ये N है और ये F है, और यहाँ पर ये एंगल क्या है, ये 2 थीटा है, 2 थीटा है, 2 थीटा है। तो जब आपके पास ये टेंजेंट 2 थीटा आप लिखेंगे, टेंजेंट 2 थीटा, तो टेंजेंट 2 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, AN अपॉन NF। तो AN अपॉन NF आ जाएगा, और यहाँ पर अगेन थीटा इज वेरी स्मॉल, तो tan 2 थीटा को हमने 2 थीटा से रिप्लेस कर देना है। तो ये आपके पास AN अपॉन NF आ रहा है। उसके बाद आपने बताना है कि जो एपर्चर है, एपर्चर स्टूडेंट्स क्या होता है, दैट पोर्शन ऑफ द लाइट फ्रॉम विच एक्चुअली द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, कि जहाँ से जो लाइट है वो एक्चुअली में क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एपर्चर। तो लिखेंगे एपर्चर ऑफ द मिरर इज वेरी स्मॉल, सिंस एपर्चर of the mirror is very small, so point N lies very close to P, very close to P। तो जो N, जो यहाँ से जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था N, ये इसको हम क्या करेंगे, ये वो इतना क्लोज लाई कर रहा है P के कि हम N को किससे रिप्लेस कर देंगे, हम P से रिप्लेस कर देंगे। ये जो N जो पॉइंट है जो आपने नॉर्मल ड्रॉ किया है वो इतना क्लोज लाई कर रहा है इस मिरर के कि हम क्या करेंगे, ये जो N जो पॉइंट है उसी को रिप्लेस कर देंगे P से। तो जो NF है, NF इसको हम इक्वल टू लिख रहे हैं PF के, और जो NC है, N को हम पोल से ही रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि पोल से ही हम कैलकुलेट करेंगे हर एक डिस्टेंस को। तो NC को हम किसके बराबर ले लेंगे, PC, क्योंकि N जो पॉइंट है वो P के इतना क्लोज है कि हम N को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, और N की जगह हम P ही लेंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस इतना कम है कि आप N को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर N को आप रिप्लेस कर सकते हो P से, क्योंकि P क्या है, पोल है। तो यहाँ पर आपने फिर लिख देनी है वैल्यू, क्योंकि थीटा अब हमारे पास AN अपॉन NC था, तो अब PC आ जाएगा, और साथ में 2 थीटा की वैल्यू AN है, और NF की जगह आप क्या लिखेंगे, PF लिख देंगे। और स्टूडेंट्स आपको पता ही है कि यहाँ पर 2 और थीटा की जगह आप लिख दो AN अपॉन PC और AN अपॉन PF। तो यहाँ पर AN से AN क्या हो रहा है, कैंसल हो रहा है। तो 2 अपॉन PC इज इक्वल टू 1 अपॉन PF, ये हमारे पास आ रहा है। और यहाँ पर आपको पता ही है स्टूडेंट्स कि पोल से लेकर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और पोल से लेकर F का जो डिस्टेंस है वो प्रिंसिपल फोकस के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं, स्मॉल f। प्रिंसिपल फोकस से लेकर और पोल का जो डिस्टेंस है उसको हम फोकल लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 2 अपॉन आर, और यहाँ से r की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 2f के बराबर आ रही है। मतलब r की जो वैल्यू आ रही है वो 2f के बराबर आ रही है, और यहाँ से फोकल लेंथ की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि जो फोकल लेंथ की जो वैल्यू होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, हाफ होता है। या तो आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल दो तो वो 2 टाइम्स क्या होगा, फोकल लेंथ। तो ये अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमने इसको निकाला है। तो आपने डायग्राम में इसको
बिल्कुल भी आपने क्या कंफ्यूजन नहीं करना है, कि बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट्स। डायग्राम, आपने डायग्राम बनाना है। जब आपने डायग्राम बना दिया तो आपको पता है ये प्रिंसिपल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर पैरेलल रेज ऑफ लाइट आएगी और कनकेव मिरर के ऊपर अगर फॉल करेगी तो वो प्रिंसिपल फोकस से ही वो क्या करेगी, पास करेगी, क्योंकि जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट है वो यहाँ से वो क्या करेगी, पास करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब हमें पता है कि ये कनकेव मिरर का केस है, तो यहाँ पर लाइट रेज क्या होंगी, कन्वर्ज होंगी। तो जो पोल से लेकर जो प्रिंसिपल फोकस का जो डिस्टेंस है उसको फोकल लेंथ कहते हैं, और पोल से लेकर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही नॉर्मल यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पता है हमें कि एंगल आई किसके बराबर होगा, एंगल आर के बराबर होगा, और इसको मैंने थीटा ले लिया है तो मैं थीटा यहाँ पर पुट कर रही हूँ। तो अब आपको पता है कि पैरेलल रेज ऑफ लाइट यहाँ पर फॉल कर रही हैं, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा स्टूडेंट्स, दिस एंगल आल्सो विल बी थीटा, ये एंगल भी थीटा है। तो उसके बाद ये आपके पास ऐसा डायग्राम यहाँ पर बन रहा है, यूं करके डायग्राम ये बन रहा है। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो आप इस वाले एंगल को भी यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज योर एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, थीटा प्लस थीटा, ये 2 थीटा आ गया, आप डायरेक्ट 2 थीटा लिख देंगे यहाँ पर। ये F है, ये A पॉइंट है, यहाँ से आपने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया तो ये भी एक ट्राइंगल बन गई। एक ट्राइंगल आपके पास ANC बन गई और दूसरी ट्राइंगल आपके पास ANF बन गई। उसके बाद आपने tan थीटा निकाल देना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकाल देंगे, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस जब निकालेंगे उसके बाद आपने जो n है उसको हमने पोल से ही रिप्लेस कर देना है, क्योंकि हर एक डिस्टेंस तो हमने पोल से ही कैलकुलेट करनी है। तो जब आप n को p से रिप्लेस कर देंगे तो आपको पता है कि पोल से लेकर जो f का जो डिस्टेंस है उसको फोकल लेंथ कहते हैं, और पोल से लेकर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर से रिप्लेस करेंगे। तो स्टूडेंट्स होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि फोकल लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर हमने कनकेव मिरर यहाँ पर लिया हुआ है। तो अब आप एक और डायग्राम आप दोबारा से बना सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल के लिए अगर हमारे पास कन्वेक्स मिरर दिया हो तो कैसे करेंगे। तो मैं अभी आपको इसको रफली भी आपको इसको समझा रही हूँ कि कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा। तो जब कन्वेक्स मिरर का केस होगा तो स्टूडेंट्स आप बना देंगे डायग्राम। अब ये आपके पास क्या है, कन्वेक्स मिरर, दिस वन इज कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर के केस में अगेन प्रिंसिपल एक्सिस आप ले लेंगे, ये आपके पास क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस होगा, और प्रिंसिपल एक्सिस है तो इसके पैरेलल में आपने क्या लेना है, इसके पैरेलल में जब ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है यहाँ पर कन्वेक्स मिरर के केस में, तो आपको पता ही है कि जो कन्वेक्स मिरर के केस में लाइट कन्वर्ज नहीं होती है, डाइवर्ज हो जाती है, स्प्रेड आउट हो जाती है, स्प्रेड आउट। तो ये क्या होगा, पोल होगा यहाँ पर, और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो जब लाइट रेज यहाँ पर स्प्रेड हो जाएंगी तो ये आपने बता देना है कि यूं करके वो लाइट रेज हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, ऐसे आप बता सकते हैं, ठीक है। और आपको ये भी पता है अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आपने फाइंड आउट करना है तो आपको नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, किसके ऊपर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर आपने नॉर्मल ड्रॉ करना है, क्योंकि यहाँ से ये लाइट क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है कन्वेक्स मिरर के ऊपर और यहीं से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो आप बता देंगे I किसके बराबर आएगा,
एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर है आर बी थीटा के बराबर है। तो एंगल आई किसके बराबर ले रही हूँ, एंगल आर और थीटा के बराबर ले रहे हैं आप। अगेन आपको पता है कि जब भी आपने जो लाइट रेज हैं ए बी जो डाइवर्ट हो रही थी, स्प्रेड आउट हो रही है कन्वेक्स मिरर से, इसको हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में हमें इसको ले जाना पड़ेगा, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में जब आप इसको ले जाओगे तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल फोकस, इसको हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में हम ले जा रहे हैं, ये प्रिंसिपल फोकस है। तो पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने फोकल लेंथ बताना है, दिस वन इज योर फोकल लेंथ। और पोल और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आपको ये भी पता है, अब ये एंगल थीटा होगा तो दिस एंगल विल बी थीटा कॉरस्पॉन्डिंग्स, और अपोजिट एंगल्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये वाला एंगल देखेंगे आप, ये नॉर्मल आपने ड्रॉ किया है, तो दिस वाला ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और साथ में जो कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होंगे वो भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पर ये पैरेलल लाइंस आप आगे बढ़ाएंगे तो ये वाला जो एंगल थीटा है ये भी आपके पास क्या आएगा, थीटा आएगा। तो अगेन आप यहाँ से क्या करोगे, नॉर्मल ड्रॉ करोगे। कन्वेक्स मिरर के केस में जब नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा। तो बस आप निकाल देंगे यहाँ पर, आप निकाल देंगे, ये आपके पास आ जाएगा ए एफ पी, एंगल ए एफ पी किसके बराबर आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2 थीटा के बराबर आ जाएगी वैल्यू। और फिर उसके बाद आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। फिर ट्राइंगल देखेंगे आप ए एन सी में आप देखेंगे ए एन सी ऐसे है, ये दिस वन ये एन है और ये सी है। तो यहाँ पर आपको पता है दिस एंगल इज थीटा, तो टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू आएगी tan थीटा इज योर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, ए एन है और एन सी। वैसे ही सेकंड जो ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल ए एन एफ, तो ट्राइंगल ए एन एफ में भी आपने देखना है, यहाँ पर अब 2 थीटा है और ए एन और ये एफ है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगेन tan 2 थीटा। परपेंडिकुलर क्या है, ए एन है और बेस कितना है, एन एफ है। तो आपने और tan थीटा को आप रिप्लेस कर देंगे, किससे, थीटा से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए एन अपॉन एन सी और 2 थीटा, tan 2 थीटा को 2 थीटा से रिप्लेस कर देंगे ए एन अपॉन एन एफ। और आपको ये भी पता है कि सिंस एपर्चर ऑफ द मिरर इज़ वेरी स्मॉल, तो जो n होगा उसको हमने पोल से ही रिप्लेस कर देना है। n लाइज वेरी क्लोज टू पोल, तो आपने n को पोल से ही रिप्लेस कर देंगे। तो एन सी की वैल्यू किसके बराबर लेंगे, पी सी के बराबर लेंगे, और एन एफ की वैल्यू पी एफ के बराबर लेंगे, क्योंकि हर एक जो डिस्टेंस होगी वो हम पोल से ही कैलकुलेट करेंगे। कहाँ से, पोल से। तो हमें n की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इतना क्लोज लाई कर रहा है पोल के कि हमने n को p से ही हमने रिप्लेस कर देना है। तो थीटा की वैल्यू ए एन अपॉन पी सी आ जाएगा, और 2 थीटा की वैल्यू ए एन अपॉन यहाँ पर पी एफ आ जाएगा। तो 2 इंटू थीटा की जगह आपके पास ए एन अपॉन पी सी है, और 2 थीटा की जगह मैं लिख रही हूँ, और आगे ए एन अपॉन पी एफ है। तो ए एन से ए एन आप कैंसिल कर देंगे, और 2 अपॉन पी सी इज इक्वल टू 1 अपॉन पी एफ। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि हम यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, 2 थीटा मैं लिख रही हूँ, 2 थीटा की वैल्यू है ए एन अपॉन पी एफ के बराबर।
और 2 इंटू थीटा की जगह मैं ए एन अपॉन पी सी लिख रही हूँ। ए एन से ए एन कैंसिल हो गया है और 2 अपॉन पी सी, पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस क्या है, आर है, और पोल से लेकर प्रिंसिपल फोकस का जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ है। तो आर की वैल्यू 2f के बराबर आ गई है, और आर की वैल्यू 2f, और यहाँ से फोकल लेंथ की वैल्यू कितने बराबर, किसके बराबर आएगी, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। चाहे आपके पास कनकेव मिरर हो या तो कन्वेक्स मिरर हो, आपने फोकल लेंथ स्टूडेंट्स ऐसे ही निकालनी है, और बिल्कुल इजी टॉपिक है। इसको आप 1-2 बार अगर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक तभी आपको अच्छे से समझ आएंगे जब आप हर एक टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले तो आपको मिरर के बारे में पता होना चाहिए कि प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर में कैसे बनेगी इमेजेस, कैसे बनेगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है। ये सारी चीज़ें अगर आपको क्लियर होंगी तो आगे आपको टॉपिक समझने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप चुटकियों में सॉल्व कर दोगे ये सारे डेरिवेशन, पर आपको हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। आपको ये टॉपिक तभी ही समझ आएंगे। ओके।